गुड इवनिंग बच्चों। गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मार्शल सर आपको केमिस्ट्री टीच कर रहे हैं। आज हमारा थर्ड डे है लेक्चर पढ़ाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है केमिकल काइनेटिक्स। मास्टर कैडर के एग्ज़ाम में केमिकल काइनेटिक्स से कम 3-4 क्वेश्चंस आते हैं हर बार। लास्ट ईयर के पेपर्स में भी 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं केमिकल काइनेटिक्स से। चलो आइए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में टॉपिक डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स। आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। चलो आइए शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। हम इसको क्यों पढ़ते हैं, एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये बात ध्यान देने वाली है। इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद, जो किससे डील करती है हमारे पास, रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन, यहां पे रेट का मतलब है बच्चों स्पीड, मतलब कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रही है, कितना टाइम लग रहा है उसको होने में। दूसरा मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मतलब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन जब हो रही है वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रही है। पहला हमने पढ़ा रेट ऑफ द रिएक्शन, सेकंड हमने पढ़ा मैकेनिज्म, थर्ड जो हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो किससे डील करती है, रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की स्पीड क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, और उस रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट, मतलब ये हम क्या पढ़ते हैं इसमें, ये सब हम बातें किसके अंदर पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। चलो आइए शुरू करते हैं। We have 3 type of reactions. 3 types of reactions. We have 3 type of reactions. पहली होती है हमारे पास स्लो रिएक्शंस, सेकंड होती है हमारे पास फास्ट रिएक्शंस, थर्ड होती है हमारे पास मॉडरेट टाइप रिएक्शंस। स्लो टाइप रिएक्शंस का मतलब है जो बहुत ज़्यादा स्लो होंगी, जिनकी स्पीड बड़ी कम है। फास्ट रिएक्शंस वो होती हैं बच्चों हमारे पास जो एकदम से हो जाती हैं, हमने कुछ मिलाया और रिएक्शन हो गई, वो हमारे पास क्या है, फास्ट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस वो होती हैं बच्चों जो ना तो ज़्यादा स्लो हैं और ना तो ज़्यादा वो क्या हैं, फास्ट हैं, उनकी स्पीड क्या है, इंटरमीडिएट है या मॉडरेट है। तो हमारे पास 3 तरह की रिएक्शंस होती हैं, स्लो रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शंस और हमारे पास क्या है, मॉडरेट टाइप रिएक्शंस। चलो स्लो रिएक्शंस क्या होती हैं आपको बता ही दिया मैंने, जो बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कहने का मतलब है लोहे को जंग लगता है। अब लोहे को जंग एकदम से नहीं लग जाता, उस जंग को लगने में महीनों लग जाते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन में हमारे पास क्या आता है, जितनी भी आयोनिक रिएक्शंस हैं, जितनी भी आयोनिक रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं हमारे पास, फास्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, AgCl को मिक्स किया बेरियम नाइट्रेट के अंदर, क्या बनेगा हमारे पास, बेरियम क्लोराइड प्लस AgNO3। जैसे आप इन दोनों को मिक्स करोगे हाथों हाथ बेरियम क्लोराइड के पीपीटी बन जाएंगे।
तो रिएक्शन कौन सी हुई हमारे पास? फास्ट रिएक्शन हुई है, जो इंस्टेंटेनियसली हो जाए, फटाफट हो जाए। थर्ड हमारे पास आती हैं बच्चों मॉडरेट टाइप रिएक्शंस। कौन सी आती हैं? मॉडरेट टाइप, मतलब जो ना तो ज़्यादा स्लो हैं ना ही ज़्यादा फास्ट है। एग्जाम्पल इसका बच्चों आता है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारे पास इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये दो रिएक्शंस हैं जो हमारे पास क्या होती हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, पर ये हम एग्जांपल्स बेस्ट एग्जांपल्स हैं मॉडरेट टाइप रिएक्शंस के। पहला एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट और दूसरा एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो हमें टॉपिक समझ आ गया होगा, स्लो रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शंस एंड मॉडरेट टाइप रिएक्शंस। ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है सिलेबस में हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब व्हाट इज द रेट? स्पीड को हम कैसे, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बाय टाइम। ये सब बातें हमने 10th में 9th में पढ़ा होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होती है? एक कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो हमारे पास क्या आ जाएगी स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? एक घंटे में हम कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं? 70 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमारी स्पीड क्या है? 70 किलोमीटर पर आवर। सेम ऐसे ही हमारे पास लेट्स सपोज एक रिएक्शन है हमारे पास, ए रिएक्ट विद बी टू फॉर्म सी प्लस डी। ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। ये हमारे पास क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं। ये हमारे पास क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं। ये बात क्लियर होगी हमारे पास। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे पास क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रेट क्या होता है? अब देखिए, सबसे पहले एक बात और करते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन होएगी हमारे पास, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होएगी? कम होएगी। ये हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। मतलब कहने का मतलब ये है, ए और बी आपस में क्या रिएक्ट करेंगे, मतलब ये कंज्यूम हो रही हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम होनी शुरू हो जाएगी। और सी ओ डी क्या होंगे? बनने शुरू हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स हमेशा क्या बनते हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन क्या होएगी? बढ़नी शुरू हो जाएगी। हर जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस का टाइम बीतेगा हमारे पास, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होएगी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होएगी? बढ़ेगी। ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास क्या हैं? प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतेगा हमारे पास, टाइम स्पेंड होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस व्हाइल द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। चलो अब हम आते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन पे। अब रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सप्रेस करोगे इसको? इट इज इक्वल टू चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्या लिखा आपने? चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर चेंज इन टाइम। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन। दोबारा बता देते हैं आपको, रेट ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर आएगा? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय चेंज इन द टाइम। अब हम इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। देखिए बच्चों, हमने क्या लिखा? रेट ऑफ द रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। अभी हमने देखा जैसे जैसे टाइम स्पेंड होएगा हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होएगी? डिक्रीज होएगी, व्हाइल द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होएगी? हमारे पास इंक्रीज होएगी। अब आर हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है? रेट ऑफ द रिएक्शन। हम क्या लिखेंगे? माइनस
चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे डी का मतलब क्या है बच्चों? चेंज। ये जो सिंबल बनाया है मैंने, ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है हमें कंसंट्रेशन। जो मैंने यहाँ पे सिंबल बनाया है, ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। आर का मतलब रिएक्टेंट और पी का मतलब क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक मैंने इस चीज और देखी, नोट कीजिए, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया है। माइनस का साइन क्यों लगाया है बच्चों? बिकॉज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा। ठीक है बच्चों? तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन। चलो अब हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, हमारे पास क्या बन रहा है? C प्लस डी। तो R की वैल्यू आप क्या लिखोगे? चलो एक मिनट, R इज इक्वल टू क्या लिखोगे इस रिएक्शन के लिए? माइनस DA बाय DT। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, इज इक्वल टू दूसरा रिएक्टेंट भी है हमारे पास, माइनस DB बाय DT। एक ही बात है। अगर हमने लिखना हो इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट्स तो अब लोग क्या लिखोगे? R इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, R इज इक्वल टू D कंसंट्रेशन ऑफ C बाय DT इज इक्वल टू D कंसंट्रेशन ऑफ D बाय DT। ये हमारे पास है इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारे पास है इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। देख लीजिए एक बार दोबारा बता देते हैं आपको। माइनस का साइन सिंबल इसलिए लगाया है बच्चों बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास क्या होती है? डिक्रीज होती है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसलिए सिंबल क्या लगा दिया यहाँ पे? प्लस का सिंबल है ये हमारे पास, ये इक्वल टू का सिंबल है। तो आप रेट ऑफ द रिएक्शन को कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो? इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A रिएक्ट विथ B मोल्स ऑफ B टू फॉर्म C मोल्स ऑफ C। इसके लिए आप कैसे लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन? सीख लीजिए, 1/A जो ये हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको हमेशा इनवर्स में सिंबल 1/A माइनस आएगा, हमारे हमने पढ़ लिया DA बाय DT इज इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस 1/B, ये भी रिएक्टेंट है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ B बाय DT इज इक्वल टू 1/C बाय DT। ये भी हमारे पास क्या है? रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने एक रिएक्शन लिखी N2 रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ H2 टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखोगे? हाँ जी, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय DT इज इक्वल टू माइनस 1/3 concentration of H2 by DT is equal to 1/2 concentration of ammonia by DT। ठीक है बच्चों? यहां पे बच्चों एक चीज नोट करने वाली है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या बोलोगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्वेश्चन में कई बार ऐसे लिखा होता है, वर्ड ये यूज किया होता है, रेट ऑफ डिसअपियर, क्योंकि ये रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट क्या होगा? हमेशा हमारे पास डिसअपियर होगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका? N2 का। ये इसको क्या बोलोगे आप लोग? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। इसको क्या बोलोगे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। ये दोनों क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये हमारे पास क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस। ये बात नोट करने वाली है। ठीक है बच्चों? ओके,
नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है, इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलो एक क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, एक मिनट। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है 2A + B, हमारे पास क्या बना C। 2 moles of A react with 1 mole of B to form 1 mole of C। हमारे पास रिएक्शन गिवन है जी। हमें गिवन क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C हमें गिवन है। कितना गिवन है जी वो, 1.3 × 10⁻⁻⁴। कितना गिवन है, 1.3 × 10⁻⁻⁴। कैलकुलेट, फर्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है रेट ऑफ द रिएक्शन, ये हमने कैलकुलेट करना है। सेकंड हमने क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। क्वेश्चन को समझ लीजिए दोबारा से एक बार। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, एक रिएक्शन गिवन है, हमारे पास 2A + B, हमारे पास क्या बन रहा है, C बन रहा है। हमें गिवन क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन है हमें। किसकी अपीयरेंस गिवन है, C की, 1.3 × 10⁻⁻⁴। हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ द रिएक्शन। और सेकंड हमने क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। हाँ जी, 2A, एक मिनट बच्चों, रिएक्शन क्या थी, 2A + B, हमारे पास क्या बना, C बना। चलो ये अब इसके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होएगा हमारे पास, लिखिए, -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ A by dt is equal to minus concentration of B by dt is equal to concentration of dC by dt। अब रेट, ये दोनों चीजें, अब देखो ये हमारे पास तो क्या है, ये हमारे पास R क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन। ये हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, हम अभी हमने डिस्कस किया था। ये हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। हमें गिवन भी क्या है, हमें क्या गिवन है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C हमें गिवन है। देखिए इसकी वैल्यू गिवन है। चलिए मतलब हमें गिवन क्या है, dC by dt हमें गिवन है। कितना गिवन है वैल्यू, 1.3 × 10⁻⁻⁴ हमें गिवन है। ये चीज हमें गिवन है। हमें निकालना क्या है, हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, रेट ऑफ द रिएक्शन, R फाइंड करना है मतलब हमें। तो R की वैल्यू किसके बराबर है, R = दिस। यहाँ देखिए R = दिस, तो R की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेम 1.3 × 10⁻⁴। ये हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ द रिएक्शन आ गया। देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें इसमें। सेकंड जो हमारे पास, जो हमने फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। देखिए ये हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है। हमने ये फाइंड करना है। हमें R की वैल्यू पता लग गई है, R की वैल्यू ये है हमारे पास। तो लिखिए 1.3 × 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू 1/2 dA by dt माइनस में। हमें ये चीज फाइंड करनी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो अब ये 2 डिवाइड, इधर डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2 × 1.3 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू -dA by dt। ये हमने फाइंड कर लिया ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो 2 × 1.3 कितना होता है, 2.6। तो वैल्यू कितनी आएगी, 2.6 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू ये सारी वैल्यूज के बराबर। तो देखिए सिंपल सा न्यूमेरिकल था। हमने रेट ऑफ द रिएक्शन भी फाइंड कर लिया और हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए भी फाइंड कर लिया। इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कभी कभी मास्टर कैटरे में।
ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारे सिलेबस में है जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। अब तक हमने पढ़ लिया रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम। अब रेट ऑफ द रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, चलिए पहला हम पढ़ते हैं। टॉपिक समझ आ गया बच्चों में? ठीक है, पहला जो फैक्टर आता है हमारे पास वो आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पहला फैक्टर हमारे पास क्या आता है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। देखिए, अब देखो जैसे इंसानों में भी होता है, किसी की नेचर गुस्से वाली होती है, किसी की नेचर कूल होती है। सेम इसी तरीके से कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, उनकी सबकी अलग अलग नेचर होती है। फॉर एग्जांपल, एक हमने रिएक्शन लिखी NO प्लस O2 NO2, एक मैंने रिएक्शन लिखी CO प्लस O2, क्या बनेगा हमारे पास CO2। ठीक है बच्चों, ये जो रिएक्शन है हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्ट थी, ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, स्लो है। अगर देखने जाएं तो ये दोनों रिएक्शन हमारे पास सिमिलर हैं। फ़र्क क्या है, यहाँ पे NO है, यहाँ पे CO है, बट एक रिएक्शन क्या है हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्ट है और दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या है, स्लो है। ऐसा क्यों हुआ? ये जो डिफरेंस आया स्पीड में या रेट में, ये किसकी वजह से आया, इन दोनों की नेचर की वजह से। अब आप सब लोगों को पता है कोई भी जब रिएक्शन होती है तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अब इसमें जो बॉन्ड होंगे हमारे पास, ये जो बॉन्ड हैं ये बहुत जल्दी टूट जाएंगे। जब जल्दी टूट गए तो जल्दी बन भी जाएंगे, तो रिएक्शन क्या होएगी, फास्ट। अब इसकी जो नेचर है, मतलब इसमें जो बॉन्ड तोड़ने में जो हमें एनर्जी की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा होएगी, तो बॉन्ड जल्दी इजीली ब्रेक नहीं होंगे। जब इजीली ब्रेक नहीं होंगे तो इजीली बनेंगे भी नहीं, तो रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, ये स्लो होएगी। तो किस पे डिपेंड किया, जो रेट है इन दोनों की नेचर पर। दूसरा एग्जांपल, हमारे पास एक सॉलिड है, एक हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, एक हमारे पास क्या होते हैं, गैस होती हैं। अब आप सब लोगों को पता है गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, थोड़े से पास पास में आ गए, और सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पास में होते हैं। अब गैस पे मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, इसमें ये फटाफट रिएक्ट करेंगे, तो इसमें जो स्पीड होएगी वो क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ा सा कम मूव करेंगे, इसकी स्पीड थोड़ी सी क्या होगी, इसके मतलब रेट, इनका रेट क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, और इनका रेट और कम होएगा। तो ये भी एक एग्जांपल है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स का। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं अपने। सेकंड जो फैक्टर है हमारे सिलेबस में, विच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, वो है कंसंट्रेशन। क्या है बच्चों वो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन हुई, ए रिएक्ट विद बी टू फॉर्म सी। जैसे जैसे आप लोग ए और बी की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स और आएंगे तो आपस में ज़्यादा कोलाइड करेंगे, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ द रिएक्शन
एक मिनट बच्चों, चलिए बच्चों, रेट ऑफ द एक मिनट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, समझ आ गया बच्चों हमें? जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्टेंट्स की, ये बात ध्यान रखना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, रेट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ये दूसरा हमारा फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर जो हमारे सिलेबस में है बच्चों वो है टेम्परेचर। सिंपल सी बात है बच्चों, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन increasing the temperature, rate of the reaction also increases, rate of the reaction also increases। सिंपल सी बात, मोस्ट ऑफ द केसेस, यहाँ लिख लीजिए मोस्ट ऑफ द केसेस, सभी केसेस में नहीं होता ऐसा, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है बच्चे? अब एक चीज और, एज ए रफ रूल, एज ए रफ रूल, एज ए रफ रूल, द कंसंट्रेशन सॉरी द रेट ऑफ द रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन becomes डबल्स और ट्रिपल्स, सॉरी एक मिनट, और ट्रिपल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। हमने पढ़ लिया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या करेगा, हमारे पास इंक्रीज करेगा। बट एज ए रफ रूल जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है। कब ट्रिपल होता है? फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल्स और ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है बच्चे? ओके चलिए, फोर्थ हमारे पास जो फैक्टर है वो फैक्टर है हमारे पास क्या है, कैटालिस्ट। चलिए कैटालिस्ट क्या होता है, पहले तो कैटालिस्ट के बारे में समझ लेते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है बच्चे? कैटालिस्ट की बात करें, जैसे एग्जांपल लें अगर अपने कैटालिस्ट की, तो कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन में खुद यूज़ नहीं होता, बट वो क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और उसको कम भी कर सकता है। इट इज़ ए सब्सटेंस विच itself does not undergo any chemical change, but it can increase और decrease the rate of the reaction। बढ़ा भी सकता है और वो चेंज भी कर सकता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज ए सब्सटेंस, इट इज ए सब्सटेंस विच अल्टर्स, हमने यहाँ पे वर्ड लिखा अल्टर्स, बढ़ा भी सकता है वो कम भी कर सकता है, अल्टर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, rate of reaction which alters the rate of the reaction। वो बढ़ा भी सकता है और वो कम भी कर सकता है। ठीक है, अगर रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा दिया तो नाम क्या लिखोगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट। अगर कम कर दिया नाम क्या लिखोगे आप लोग, नेगेटिव कैटालिस्ट। इसके ढेर सारे एग्जांपल्स हम लोग बाद में करेंगे, इसके हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक नेक्स्ट चैप्टर है पूरा कैटालिस्ट के बारे में। अब ये इतना समझ लीजिए, कैटालिस्ट क्या होता है, इट इज सब्सटेंस विच अल्टर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, इट कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो, नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास जो आता है हमारे सिलेबस में वो आता है लाइट। अब हमारे पास क्या होता है, कुछ रिएक्शंस, जैसे एग्जांपल H2 प्लस Cl2
बनेगा क्या, HCl, और H2 प्लस Cl2 हमारे पास क्या बनेगा, HCl। अगर ये रिएक्शन हम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट होएगी, और इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क मतलब लाइट नहीं है तो बहुत ज़्यादा क्या होगी रिएक्शन, ये स्लो होएगी। तो लाइट यहाँ पे हमारे पास क्या कर रही है, एज ए कैटलिस्ट का काम कर रही है। लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या होगी, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। डार्क में रिएक्शंस H2 और Cl2 सालों तक पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होना, HCl बनना ही नहीं। बस जैसे उनके ऊपर लाइट फॉल होएगी, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो लाइट इज ऑल्सो ए फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक का नाम क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट के बारे में, फिर हमने पढ़ा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बारे में, फिर हमने पढ़ा टेम्परेचर के बारे में, फिर हमने पढ़ा कैटलिस्ट के बारे में, और लास्ट में हमने पढ़ लिया लाइट के बारे में। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम करेंगे बच्चे एक मिनट बच्चे पानी पी लें। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो हमारे सिलेबस में आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए बच्चे हमारे पास क्या होएगा, लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, ए रिएक्ट विद बी टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। द रेट ऑफ द रिएक्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये दोनों आपस में क्या थे, रिएक्टेंट थे। ये सिंबल किस चीज का आपको बता चुके हैं पहले भी, कंसंट्रेशन का। तो व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ओनली। रेट ऑफ द रिएक्शन is directly proportional to एक मिनट बच्चे क्या हो गया, is directly proportional to concentration of reactant only। ये बात ध्यान रखने वाली है, इसमें प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है बच्चे। इट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली। चलिए तो हमें समझ आ गई बात। अब ये वाला सिंपल आगे हम लोग क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं। हम सब ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। तो R इज इक्वल टू, हमने सिंबल क्या लगाया, के, स्मॉल के, A इंटू बी। यहाँ पे जो K हमने लिखा, इट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे बच्चे, हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह देते हैं। इट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट और इट इज कॉल्ड वेलोसिटी रेट कांस्टेंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, और R इज इक्वल टू के A इंटू बी, और वेयर K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट और इट इज कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, इफ concentration of
A and B इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर। क्या है हमारे पास? 1 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी कितनी है? 1 मोल पर लीटर। तो आर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? के बराबर, यहाँ भी वैल्यू 1 आ गई, यहाँ भी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई हमारे पास। तो आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई? के। तो के को कैसे डिफाइन करोगे? के किसके बराबर आ गया? रेट के बराबर। तो के, व्हाट इज के? के इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन। के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन कब? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1, और वी कैन से K इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन कब? किस टाइम पे? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू यूनिटी। जब हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? दोनों रिएक्टेंट्स की यूनिटी हो जाएगी, और वी कैन से 1 मोल पर लीटर। दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्या कहते हैं इसे अपने? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं अपने इसे। तो के हमारे पास 3 नाम हो गए, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, ऑल्सो वी कैन ऑल्सो से स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ओके बच्चों, ठीक है। ये कब बोलेंगे? जब आर की वैल्यू, के की वैल्यू किसके बराबर होगी? रेट ऑफ द रिएक्शन। ए और बी की वैल्यू किसके बराबर होगी? हमारे पास 1 के बराबर होगी। उस टाइम पे के का नाम क्या आएगा? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास है पूरा लॉ ऑफ मास एक्शन। चलिए बच्चों, अब हमारे पास आता है रेट लॉ। क्या आता है बच्चों हमारे पास? रेट लॉ। देखिए, अभी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमने क्या पढ़ा? हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है A प्लस बी, हमारे पास क्या हुआ? C प्लस डी। प्रोडक्ट से ही हमारे पास क्या थे? रिएक्टेंट से ही हमारे पास क्या थे? प्रोडक्ट से A मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद B मोल्स ऑफ B। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन R इज इक्वल टू क्या था? K A टाइम्स A और B टाइम्स B। ये हमारे पास क्या था? लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट concentration of the reactant raised to power their stoichiometry into concentration of the second reactant raised to power its stoichiometric। ये बात हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ ली। अब रेट लॉ हमारे पास क्या हुआ है? अब रेट लॉ हमें क्या कहता है? रेट लॉ हमें ये बताता है बच्चों, एक्सपेरिमेंटली बातें देखी गई, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंटली बातें देखी गई। जो रेट है हमारे पास, एक्सपेरिमेंटली बातें देखी गई, जो हमारे पास रेट है वो ए और बी पे डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। द रेट डिपेंड्स अपॉन ए और बी में और मे नॉट, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो इस फॉर्मूले को क्या किया गया? थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। तो नया फॉर्मूला हमारे पास क्या बना? R इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। ए और बी की जगह क्या लिख दिया? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास किस चीज का एक्सप्रेशन था? लॉ ऑफ मास एक्शन का। ये हमारे पास किस चीज का एक्सप्रेशन है? रेट लॉ का। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमारे पास क्या था? रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक। यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक है ए और बी, बट एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा? जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो ए और बी पे डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो R इज इक्वल टू के, हमने क्या नया एक्सप्रेशन क्या लिया? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ओके बच्चों, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे जो सिलेबस में है बच्चों वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हमने देखा बच्चों एक रिएक्शन है हमारे पास, लेट्स सपोज A प्लस B प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था? व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ? R इज इक्वल टू K A रेज टू पावर अल्फा और B रेज टू पावर बीटा। अब ऑर्डर क्या होता है हमारे पास? व्हाट इज ऑर्डर? इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा का जो सम होएगा, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये बात ध्यान रखिए, द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स अल्फा और बीटा इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एग्जाम्पल कर लेते हैं एक दो, ठीक है बच्चे। एग्जाम्पल लिखिए बच्चे, कैलकुलेट, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें रेट आर की वैल्यू दी हुई है, आर इज इक्वल टू के ए की पावर हमें दिया हुआ 1/2 और बी हमें दिया हुआ है 3/2। ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है बच्चों? ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? दोनों को प्लस कर दो, ऑर्डर कितना आएगा? 1/2 प्लस 3/2, कितनी वैल्यू हो गई? 4/2/2। तो ऑर्डर कितना है हमारे पास? 2 ऑर्डर आ गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं बच्चों। आर की वैल्यू में गिवन है, आर इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 5/2 और बी इज इक्वल टू -1। तो ऑर्डर कितना आएगा बच्चों इस केस में हमारे पास? 5/2 -1, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो 5 - 2/2, ऑर्डर कितना आएगा? 3/2 इज इक्वल टू 1.5। कितना ऑर्डर आया इसका बच्चे? हमारे पास 1.5 आया ऑर्डर, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हम आगे बात करते हैं बच्चे, हमारे पास ऑर्डर के बेस पे हमारे पास 3 या 4 तरह की रिएक्शंस होती हैं। पहली होती है बच्चों हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड होती है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड होती है हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस और फोर्थ होती है हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और भी होती हैं फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, बट हम इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? जीरो, फर्स्ट और ज़्यादातर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों, एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर का। डिटेल में हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है बच्चों H2 + Cl2 आपस में कंबाइन किए, क्या बना हमारे पास? HCl। ये किसका एग्जाम्पल है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की बात करें एग्जाम्पल अगर अपने, तो डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, क्या बनता है हमारे पास? NO2 प्लस हमारे पास क्या बनता है? O2। ये किसका एग्जांपल है बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। डीकम्पोजिशन ऑफ मतलब ये टूट रहा है NO2 प्लस O2 में, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास बच्चों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का H2 + I2, क्या बनेगा हमारे पास? HI2HI। ये हमारे पास किसका ऑर्डर है? हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। एक एग्जांपल एक और लिख लेते हैं अपने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का, 2NO + O2, हमारे पास क्या बनेगा? NO2।
ये हमारे पास किसका कौन सा एग्जांपल है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। जैसे इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू के NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। अब 2 + 1 कितना हुआ, 3 हो गया ना, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू के H2 की पावर 1 और I2 की पावर भी क्या आएगी 1। 1 + 1 कितना होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू के N2O5, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 पावर 1 अपने आप ऑटोमेटिकली, तो 1 आ गया हमारे पास। तो ये क्या हुआ हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस आ गए, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का। इसमें आप लोग क्या लिखोगे, जीरो ऑर्डर का मतलब रेट डिपेंड ही नहीं करेगा, H2 और Cl2 की पावर क्या आएगी 0 और R इज इक्वल टू क्या आएगा 1, मतलब ये हमारे पास क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट। इसका सिंबल होता है हमारे पास R, इसका सिंबल होता है हमारे पास ये, और इसका सिंबल था हमारे पास के। अब हम तीनों की यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। रेट ऑफ द रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था, -d ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय dt, मतलब चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टाइम और चेंज इन द कंसंट्रेशन ओवर टाइम। अब कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है हमारे पास वो होती है मोल पर लीटर। यूनिट क्या होती है बच्चों, मोल पर लीटर। बुक्स में कई बार मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिखा होता है, एक ही बात है। आप इसको चाहे ऐसे लिखिए चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, ध्यान दीजिएगा 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, एक ही बात है। तो मोल पर लीटर लिखा होगा या कई बार क्या लिखा होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एक ही बात है ये तो रेट की यूनिट क्या होगी, ऊपर हमारे पास क्या है कंसंट्रेशन की टर्म, नीचे हमारे पास क्या है टाइम, तो क्या लिखोगे मोल पर लीटर बाय, इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास सेकंड, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हमारे पास यूनिट किसकी आ गई, रेट की। ओके, तो हमें कंसंट्रेशन की यूनिट पता लग गई क्या होती है, मोल पर लीटर और मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और रेट की यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, या वी कैन ऑल्सो से R इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक ही बात है बच्चों, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो हमें ये बातें अब हमें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो दोनों यूनिट्स पर, अब हमारे पास यूनिट्स कौन सी रहेगी बच्चों, रेट कांस्टेंट की, के की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी को रब कर लेते हैं। देखिए बच्चे, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं एक बार। हमने क्या लिखा था लॉ ऑफ मास एक्शन पे, R इज इक्वल टू के, सॉरी हम बात करते हैं, सॉरी बच्चों, रेट लॉ की। रेट क्या हो रहा है,
अब हम बात करते हैं बच्चे चलिए 1 मिनट बच्चे, क्या हो रहा है? अब हम बात करते हैं रेट लॉ के बारे में। रेट लॉ के एक बार दोबारा बात करते हैं। रेट लॉ के लिए आर की वैल्यू हमने क्या लिखी थी? आर इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर अल्फा और ए रेज टू पावर बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या था? ऑर्डर के बारे में था हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या था? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। लेट्स सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है आर के, वो रिएक्शन हमारे पास है मान लीजिए nth ऑर्डर की। हमने मान लिया ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? nth ऑर्डर। हमें नहीं पता फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड है या जीरो ऑर्डर, हमने nth मान लिया। आर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास एक जनरल रिएक्शन के लिए? माइनस डी ए बाई डी टी। ये रिएक्शन है माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन ही है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर क्या आएगा? n। यहाँ भी हमारे पास क्या है? कंसंट्रेशन। यहाँ भी हमारे पास क्या है? टाइम। ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, ये भी कंसंट्रेशन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन बाय टाइम इज इक्वल टू के। यहाँ भी हमारे पास क्या है? कंसंट्रेशन पावर n। हमें यूनिट किसकी फाइंड करनी है? हमने के की यूनिट फाइंड करनी है, रेट कांस्टेंट की। अब के का फॉर्मूला क्या? के की वैल्यू क्या आएगी? के इज इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन बाय टाइम। माइनस को चाहे ओमिट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कंसंट्रेशन बाय टाइम और कंसंट्रेशन पावर n। ये कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में हो जाएगा। और वी कैन से k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन 1 माइनस n। 1 मिनट बच्चे, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 1 माइनस n बाय टाइम की यूनिट क्या होती है बच्चों हमारे पास? सेकंड। ये हमारे पास क्या बन गया है? का फॉर्मूला बन गया यूनिट निकालने का। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है हमने क्या किया? रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या होता है? के इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर n। हमने मान लिया nth ऑर्डर की रिएक्शन है। अब आर की वैल्यू क्या होती है? माइनस डी ए बाई डी टी। के ये भी हमारे पास किसकी टर्म है? कंसंट्रेशन। यहाँ भी हमारे पास कंसंट्रेशन है, यहाँ भी हमारे पास क्या है? टाइम। तो कंसंट्रेशन बाय टाइम इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन पावर n। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? के की वैल्यू निकाल ली। वैल्यू क्या आई? कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस n। n यहाँ पे क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नीचे हमारे पास टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था बच्चों कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। ये वैल्यू पुट कर दें। के की वैल्यू क्या आएगी? कंसंट्रेशन यूनिट क्या आएगी बच्चों हमारे पास? मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास एग्जैक्ट एक फॉर्मूला बन गया के की यूनिट, मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट का। मोल पर लीटर 1 माइनस n। n यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने मान लीजिए के की यूनिट निकालनी है, मतलब हमने रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। रिएक्शन कौन सी है? जीरो ऑर्डर। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पुट कर दीजिए n की वैल्यू 0, तो क्या रहेगा? 1 रह जाएगा हमारे पास। तो k की यूनिट क्या आएगी? मोल पर लीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर के लिए
फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0, समथिंग मतलब k की इजिकल टू क्या आएगा मोल पर लीटर 1 माइनस 1 पर सेकेंड, 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, मतलब k इजिकल टू मोल पर लीटर पावर कितना आया 0 पर सेकेंड, समथिंग पावर 0 कितना होता है 1, तो क्या बचा k इजिकल टू पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में k की यूनिट क्या होती है, मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है पर सेकेंड होती है। ठीक है बच्चे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के n की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर -1 पर सेकेंड, और k इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा मोल -1 इंटू -1 +1 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट आ जाएगी हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये बातें हमें समझ आ गई। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट हमें डिफरेंट ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या आ रही है डिफरेंट आ रही है, बात ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है हमारे पास, क्वेश्चन में k की वैल्यू गिवन होती है, लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया k की वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, हमें k की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं बच्चों व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर हमें कैसे पता है कि k की वैल्यू गिवन है, बट k की वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी तो गिवन है मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब चेक कीजिए कहाँ पे है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये रहा, तो यूनिट क्या होगी सॉरी ऑर्डर क्या होगा 0 ऑर्डर की रिएक्शन होगी ये। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है हमारे पास। तो डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हमारे पास यूनिट भी क्या आती है डिफरेंट आती है। ओके बच्चों, चलिए एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। आइडेंटिफाई द, एक मिनट, हाँ जी, आइडेंटिफाई द, क्वेश्चन देखिए आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन क्या है, हमने ऑर्डर निकालना है, आइडेंटिफाई करना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हमने आइडेंटिफाई करना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हमें गिवन क्या है, हमें k की वैल्यू गिवन है, k इज इक्वल टू 2.3 10⁻⁵ लीटर पर मोल पर सेकेंड, हमें ये वैल्यू गिवन है। हमें इसका निकालना क्या है, हमने ऑर्डर निकालना है। अब सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, यूनिट चेक करेंगे। यूनिट क्या गिवन है, लीटर पर मोल पर सेकेंड। अब चेक कीजिए इसके पीछे वाली स्लाइड में कहाँ पे है लीटर, लीटर पर मोल पर सेकेंड, तो किसकी यूनिट थी ये सेकेंड ऑर्डर की, तो इसका ऑर्डर कितना होएगा सेकेंड ऑर्डर होएगा। ठीक है बच्चे, तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अगर किसी ने गुरुकुल का हमारे पास पेड कोर्स लेना हो, यू विल गेट डेली लाइव लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन MCQ सीरीज, फुली मॉक टेस्ट, कोचिंग टिल एग्जाम। ठीक है, डाउनलोड, यू कैन डाउनलोड ऑल्सो द गुरुकुल अबोर ऐप ऑन द प्ले स्टोर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी doubt you can contact on 7453000046। Thank you बच्चों।